आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। दवाइयाँ रोग मिटाने के लिए होती हैं या नए नए रोग पैदा करने के लिए? ये एक नया हथियार या नया जहर है नए नए रोग पैदा करने का। ये आज का यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब जितना जल्दी हो सके आपको और हमें ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में कोरोना से भी बदतर हालात पैदा हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए। मैं बहुत गंभीरतापूर्वक ये यक्ष प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और बता रहा हूं कि किस प्रकार से दवाइयां नई नई बीमारियां पैदा करती हैं। पिछले साल भर में आपने कई बार ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और इनसे मरने वालों की खबरें सुनी होगी। कई लोगों की आंखें पूरी तरह निकालनी पड़ी, कई लोगों के जबड़े निकाल दिए गए। क्यों? कई लोगों के फेफड़े खराब हो गए तो कई लोगों के ब्रेन डैमेज हो गए, कई लोगों के चेहरे लकवाग्रस्त हो गए। जिन्होंने कोरोना में एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, अब उनके सिर के बाल भी धमाधम गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। ऐसा कोई 100, 200 या 500 लोगों के साथ नहीं हुआ है, इनकी संख्या लाखों में है। यह सब गलत उपचार और एलोपैथी उपचार के साइड इफेक्ट्स के कारण हुआ है। ये बात सभी लोग जानते हैं। दावे के साथ ये बात तथ्यों के साथ कही जा सकती है। लोगों को बिना डायबिटीज कंट्रोल किए हैवी स्टेरॉइड्स दी गई, हैवी एंटीबायोटिक्स दी गई, लोगों की दूसरी बीमारियों का संज्ञान लिए बिना अंधाधुन दवाइयां दी गई, लोगों पर जानलेवा प्रयोग किए गए। यह सब भूलने जैसा नहीं है, इनसे सबक लेने जैसा है। लेकिन क्या हम सबक ले रहे हैं? कार्डियक अरेस्ट के दौरान हार्ट को फिर से काम करने की स्थिति में लाने के लिए एड्रेनलिन युक्त दवाइयां इस्तेमाल करने से ब्रेन डैमेज होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए एड्रेनलिन का इस्तेमाल सबसे आखिरी विकल्प होता है। यह हार्ट में न सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ा देता है बल्कि दिल की धड़कन को भी वापस लौटाने में मदद करता है। हालांकि यह दिमाग में मौजूद बेहद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यानी रक्त की धमनियों में खून के प्रवाह को कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो सकता है। ऐसा होते ही इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है और किडनियां फेल हो सकती है। एड्रेनलिन के फायदे बहुत कम हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से हर 125 मरीजों में सिर्फ एक ही मरीज बिल्कुल सही सलामत जिंदा रह पाता है, ऐसा स्वयं एम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है। आजकल ब्लड कैंसर के मरीजों को थायलिडोमाइड दवा दी जा रही है, लेकिन थायलिडोमाइड से विकलांगता आती है। इसका कुष्ठ रोगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, किंतु यह आत्मघाती सिद्ध हुई है। ब्राजील व अन्य देशों में इस पर रोक है। यदि आपको दिल का रोग है तो इसके लिए दी जाने वाली दवाएं कब्ज करती हैं और कब्ज हृदय रोगियों के लिए घातक है। बिल्कुल कंट्रोवर्सी। यदि आपको नज़ला, जुकाम, निमोनिया है तो इसके लिए दी जाने वाली दवाएं भी कब्ज करती है और कब्ज, जुकाम आदि के लिए ये घातक है, निमोनिया वगैरह इनके लिए। यदि आप डिप्रेशन, तनाव और अन्य मानसिक रोगों की दवाएं ले रहे हैं तो उनके भी बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जिनमें कब्ज, मोटापा, युवतियों की माहवारी बंद हो जाना और ऐसे ही बहुत से इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। इसी प्रकार अन्य बीमारियों का हाल है। थायराइड की गोली में जहां सुअर की चर्बी है, वहीं शुगर के लिए दिए जाने वाले इंसुलिन में भी पशुओं की चर्बी होती है। आपके जितने भी कैप्सूल हैं वे जिलेटिन पाउडर से बने हुए हैं, जो पशुओं की हड्डियों का चूरा है। अंग्रेजी दवाइयों में 18% अल्कोहल और मछली का तेल आदि होते हैं। कई दवाएं जिनमें एंटीबायोटिक्स भी हैं आपकी किडनी पर सीधा हमला करती हैं। कई दवाओं की भूल से भी डोज ज़्यादा हो जाए तो आपका बीपी एकदम लो हो सकता है और एक साथ दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। हमारे देश में कई ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही है जिनके भयंकर दुष्परिणामों के मद्देनजर कई देशों में प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं कई ऐसी दवाएं भी धड़ल्ले से बेची जा रही जिन्हें सरकार ने अप्रूव ही नहीं किया है। दवाइयों से डायबिटीज बढ़ती है। अक्सर डायबिटीज शरीर में इंसुलिन की कमी होने से पैदा होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुछ खास दवाइयों के असर से भी शरीर में डायबिटीज होती है। इन दवाइयों में मुख्यतया एंटी डिप्रेसेंट, नींद की दवाइयाँ, कफ सिरप तथा बच्चों को ADHD अति सक्रियता के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। इन्हें दिए जाने से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति को डायबिटीज का इलाज करवाना पड़ता है। कोरोना जिनको भी हुआ, इंसुलिन बनाने वाली कई कोशिकाओं को वह खा गया। जिनको डायबिटीज नहीं थी उनको भी हो गई। वैक्सीन लोगों को किसी बीमारी के इलाज के लिए लगाई जाती है, परंतु कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो या तो बेअसर हो चुकी हैं या फिर वायरस को फैलने में मदद करती है, जैसे कि फ्लू वायरस की वैक्सीन। बच्चों को दिए जाने वाली वैक्सीन DTaP केवल बी पर्ट्यूसिस से लड़ने के लिए बनाई गई है, जो कि बेहद ही मामूली बीमारी है, परंतु DTaP की वैक्सीन फेफड़ों के इन्फेक्शन को आमंत्रित करती है, जो दीर्घकाल के में अंदर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देती है। दवाइयाँ कैंसर भी पैदा करती हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयों से और एंटीबायोटिक दवाओं से कैंसर होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शरीर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की संख्या बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर में कोशिकाओं के मरने की दर बढ़ जाती है और प्रतिक्रिया स्वरूप कोशिकाएं बेकार होकर के कैंसर की गांठ बनाने लगती है। एस्पिरिन लेने से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक तथा ब्लड क्लॉट बनने से रोकने के लिए दी जाने वाली दवाई एस्पिरिन से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा लगभग 100 गुना बढ़ जाता है। इससे शरीर के आंतरिक अंग कमजोर होकर के उनमें रक्तस्राव शुरू हो जाता है। आजकल हर छोटी छोटी बात पर डॉक्टर एक्सरे करवाने लग गए। क्या आप जानते हैं कि एक्सरे करवाने के दौरान निकली घातक रेडियो एक्टिव किरणें कैंसर पैदा करती हैं? एक मामूली एक्सरे करवाने से शरीर को हुई हानि की भरपाई करने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। ऐसे में यदि किसी को 1 से अधिक बार एक्सरे करवाने पड़े तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका भविष्य में क्या होने वाला है। इसी प्रकार एक एंजियोग्राफी या एक सीटी स्कैन का मतलब है शरीर में 700 एक्सरे जितना रेडिएशन, और 70% से ज्यादा एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन अथवा MRI डॉक्टर सिर्फ अपने कमीशन के लिए करवाते हैं। ऐसे में आम आदमी का क्या होने वाला है? कोरोना में भी बार बार सीटी स्कैन करवाए गए, हालात क्या हुए सारे तथ्य सामने हैं। अंततोगत्वा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को ही कहना पड़ा कि बहुत जरूरी हो तो ही सीटी स्कैन करवाया जाए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक सीटी स्कैन से 300-400 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। आप उनका वीडियो देख लीजिए। सीने में जलन की दवाई आंतों का अल्सर साथ लाती है। बहुत बार खान पान या हवा पानी में बदलाव होने से व्यक्ति को पेट की बीमारियां हो जाती है। इनमें से एक सीने में जलन का होना भी है, जिसके लिए डॉक्टर एंटी गैस्ट्रिक दवाइयां देते हैं। इन मेडिसिन से आंतों का अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ हड्डियों का क्षरण होना, शरीर में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होना आदि बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। दवाइयों और लैब टेस्ट से डॉक्टर्स कमाते हैं मोटा कमीशन। यह अब छिपी हुई बात नहीं रही कि डॉक्टरों की कमाई का एक मोटा हिस्सा दवाइयों के कमीशन से आता है। यही नहीं, डॉक्टर किसी खास लेबोरेटरी में ही मेडिकल चेकअप के लिए भेजते हैं, जिसमें भी उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। कमीशन खोरी की इस आदत के चलते डॉक्टर अक्सर जरूरत से ज्यादा मेडिसिन दे देते हैं। जुकाम सही करने के लिए कोई दवाई नहीं है। नाक की अंदरूनी त्वचा में सूजन आ जाने से जुकाम होता है। अभी तक मेडिकल साइंस इस बात का कोई कारण ही नहीं ढूंढ पाया है कि ये ऐसा क्यों होता है, और न ही इसका कोई कारगर इलाज ढूंढ सका है। डॉक्टर जुकाम होने पर एंटीबायोटिक लिखने की सलाह दे देते हैं, परंतु कई अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है कि जुकाम 4 से 7 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा परहेज करें, जुकाम ठीक हो जाएगा।
या थोड़ा घरेलू उपचार ले लें, जुकाम ठीक हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम्स की तो बहुत ही भयावह स्थिति है। मेडिकल साइंस में कोई सही ढंग का उपचार ही नहीं, डॉक्टर बदलते रहो, दवाइयां बदलते रहो, जबकि हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट से दिनों और हफ्तों में ठीक होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स का डॉक्टर महीनों और किन्हीं किन्हीं मामलों में तो डॉक्टर्स बदल बदल कर वर्षों तक इलाज करते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीना ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल उसमें गंभीर से गंभीर स्किन प्रॉब्लम। और स्किन की महंगी दवाइयों से साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी गंभीर होते हैं। एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और पेन किलर से लीवर को तो नुकसान होता ही है, किडनी भी डैमेज होते हैं और कैंसर भी हो सकता है। मेडिकल साइंस की सबसे अद्भुत खोज के रूप में सराही गई दवाएं एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन कमीशन और मोटी कमाई के लालच में डॉक्टरों व फार्मा कंपनियों के गलत आचरण से अब यह आम आदमी के लिए जहर बन गई है। अभी बिहार के एक बड़े नेता काफी समय से गंभीर बीमारी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का सामना कर रहे हैं। पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा है। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद उनकी आंख, नाक, कान और आंतों पर असर पड़ा है। और ये बीमारी, ये सिंड्रोम एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें आमतौर पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। इसे ठीक होने में हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। ये बीमारी कई बीमारियों में अलग अलग लंबे समय तक दवाओं के सेवन से होती है। कोई HIV का लंबे समय तक सेवन करता है, HIV एड्स की लिए दवाइयों का, कोई कैंसर के लिए लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करता है। तो और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको सेवन करने से ये बीमारी होती है। किसी भी दवा को जरूरी ना होने पर भी लोग भय के मारे लगातार लेते रहते हैं। हमारे लोगों की भी आदत गंदी है कि चीजों को डॉक्टर ने एक बार लिख दिया तो उसको चलाते रहेंगे। मन में ये डर है कि कहीं मैं इसको रोकूंगा, बंद करूंगा तो फिर से हो जाएगा। हालांकि कैंसर, अर्थराइटिस, एड्स जैसी बीमारियों के होने पर मजबूरी में लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये जीवन रक्षक दवाएं जान बचाने का काम तो करती है, लेकिन लंबे समय तक लेने पर इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद अक्सर पेट दर्द, सर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बाल उड़ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह से नींद की जो दवाइयां हैं वो हार्ट अटैक का खतरा पैदा करती है। जो लोग रोज एक गोली लेने के बजाय उससे ज्यादा गोलियां खाते हैं, उनके कोमा में जाने का खतरा हो जाता है। मेरे एक मित्र डॉक्टर इसी तरह से कोमा में चले गए थे, खुद डॉक्टर हैं। तो लंबे समय तक नींद की गोलियां लेने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, थक्के बनने लगते हैं खून के। नींद की गोलियां नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देती है। इससे नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रक्त नलिकाओं में थक्के भी बनने लग जाते हैं। नींद की गोलियां स्नायु तंत्र को शिथिल कर देती है। इन गोलियों में जो तत्व होते हैं उनके खराब साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन दवाइयों का सेवन उनके लिए भी खतरनाक है जो नींद में खर्राटे लेते हैं, क्योंकि खर्राटों के बीच कभी कभी सांस रुक जाती है जो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। लंबे समय तक नींद की दवाएं दिल के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जो दिल के मरीज होते हैं उनमें आगे चल करके सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी में दर्द और बुखार की दवा पैरासीटामोल हो सकती है खतरनाक। शिशु हो सकता है ADHD का शिकार। पेन किलर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की दिक्कत या फिर गर्भधारण करने में होने वाली समस्याएं पैदा कर सकती है। कब्ज से लेकर के मांसपेशियों में कमजोरी, स्ट्रोक होने का अधिक खतरा, किडनियां खराब होने आदि कई लक्षण हैं जो ज्यादा पेन किलर खाने की वजह से हो सकते हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट भी नियमित रूप से पेन किलर्स खाने के लिए मना करते हैं। एम्स, CMC वेल्लोर और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों की तरफ से करवाई गई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अब एंटीबायोटिक्स भी जानलेवा साबित हो रही हैं। एम्स के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को दुनिया भर के 10 सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर
हर तरह के एंटीबायोटिक्स के यूज को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसानी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी और एक बार फिर उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगी जहां निमोनिया, टीबी और गनेरिया जैसे इन्फेक्शन का इलाज भी नहीं हो पाएगा। आजकल ज़्यादातर लोग साइड इफेक्ट से बचने के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन और हर्बल दवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी खतरे की घंटी है। इन दवाओं का प्रयोग लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस और बॉडी बनाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लीवर फेल होने की वजह बन सकते हैं। ऐसा उन पेशेंट्स के साथ भी हो सकता है जिन्हें कभी लीवर की बीमारी रही नहीं हो, उनको भी लीवर की बीमारी हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में हर हफ्ते लीवर फेल होने के ऐसे अनेक केसेस आ रहे हैं जो दवाओं की वजह से हुए हों। अब फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसी दवाओं से अपना उपचार चाहते हैं? सोचिए जरा। आप यदि सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपका अंतर्मन कहेगा कि वी हैव टू बैक टू नेचर, हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। 150 साल पीछे देखिए, 200 साल पीछे देखिए कि हजारों हजार बरस तक हम अपने उपचार कैसे करते रहे। हमारा खाना ही औषधि हो और औषधि ही हमारा खाना हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे कभी अवसर मिला तो समझाऊंगा कि ये औषधि खाना कैसे होती है और खाना औषधि कैसे होती है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो दिल को छुए और लगे कि ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स काफ़ी गंभीर हैं और इनसे बचना चाहते हैं, तो हमने स्वस्थ जीवन के लिए जो 10 टिप्स वाला वीडियो डाला है उसे ध्यान से देखिए, उसको फॉलो करिए। हमने अभी तक 180 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिए, हर वीडियो देखिए और अपने घर का खाका, अपने किचन का खाका बदलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोग वहीं पैदा होते हैं और वहीं उनका उपचार भी है। तो इसलिए पूरा का पूरा अभी तक का जितना भी हमने वीडियो डाला है, एक एक करके जैसे जैसे समय मिले, और ख़ास करके बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मेरे वीडियो बहुत ध्यान से, गंभीरता से देखें और अपने घर में सुधार करें। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बीमारियों के अलग अलग उपचार की दृष्टि से यदि आपको चाहिए तो हमारी 2 किताबें हैं, खाना खजाना और किचन थेरेपी। इन्हें आप ज़रूर लीजिए। इनको लेने के लिए बहुत सीधा सीधा उपाय है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत से भाई बहन मुझे कॉल कर रहे हैं। ये कॉल करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश भर में हज़ारों लोग मुझे कॉल करते हैं तो मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता हूँ। मेरा काम मुख्य रूप से पढ़ना लिखना, आपको जागरूक बनाना, आपको सावधान करना है और आपके लिए कुछ न कुछ नए रास्ते तलाशना है। तो उसमें आप बाधक मत बनिए, सहायक बनिए। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आपको यदि किताबें चाहिए तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, शहर और किताबें चाहिए इतना सा लिख दें, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पूरा पोस्टल एड्रेस लिखिए, मुझे भेजिए। किताबों का मूल्य पेटीएम करिए या जीपे करिए, ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन के लिए ना पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9414736860। धन्यवाद।